हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। लेंस पढ़ रहे थे हम लोग, विज्ञान में लेंस शुरू किया था। जिन भी बच्चों ने अभी तक बाकी की क्लासेस अटेंड नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी की क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। फिर इस क्लास को पढ़िए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अदरवाइज जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो कंटिन्यू करना ही करना है। और वेल डन, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं कक्षा 10 में भी और कक्षा 9 में भी। जैसे 9 में सानिया सिंह बहुत ही बेहतर कर रही हैं, सारा होमवर्क कर लेती हैं, उनका नोट्स आ जाता है और प्लस मैथमेटिक्स के सवाल भी वो लगा रही हैं और अच्छे खासे मतलब 7-7, 8-8 पन्ने, 20-20, 25-25 सवाल है वो कर लेती हैं। और फिर वो बराबर उनका मैसेज आता है कि सर हमारा कौन सा सवाल सही है, कौन सा सवाल गलत है। वेल डन सानिया। कक्षा 9 से और 10 वालों को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही टाइम पास करते रहोगे तो फिर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे और 10वीं के एग्जाम आ जाएंगे और फिर आप कहोगे कि सर कुछ पढ़ाया नहीं गया, ये नहीं है, वो नहीं है। टाइम पास और बहाने करने से अच्छा है आप मेहनत करिए। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमें आज पढ़ना, आज की क्लास में लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई लेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई लेंसेस। अब लेंस कितने तरह के होते हैं आप सभी को पता है, दो तरह के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो पहले उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पढ़ेंगे, फिर अवतल लेंस द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले ए पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये खत्म हो जाएगा। अब केस 1, केस 2, केस 3 जितने भी केसेस हैं ये पढ़ लेंगे। तो फिर बी पार्ट इसका आएगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए तो पहला केस देखते हैं। केस 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पे स्थित होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिएगा ध्यान से। लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो अब हम बात करेंगे जितने भी केसेस है फिलहाल उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो देखिएगा ध्यान से। देखिएगा, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, ये अपने पास है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, ये इसका बाईपार्ट ये ज्वाइंट है, दिखाई देता है। और यहाँ पे कहीं पे ये सी यहाँ पे कहीं पे होता है। सी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, आप सभी को पता है। और इसका सेकेंडरी फोकस, द्वितीय फोकस यहाँ कहीं पे होता है F2, और इसका प्रथम फोकस इसके पीछे इस साइड में कहीं पे होता है। नाप के बनाएंगे आप सभी लोग, नाप के बनाएंगे, यहाँ पे कहीं पे है, वो है F1। C से F2 और C से F1 का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, अदरवाइज आपके फिगर सही नहीं बनेंगे। पहले मैं कह चुका हूं कि इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है वो सेम रेडियस पे होता है और थिन लेंसेस की स्टडी हम लोग करते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। तो F1 और F2 मार्क कर लिया। अब एक चीज आपको पता है, F बराबर R/2 होता है, या फिर एक चीज और आपको मैंने पढ़ाया ना, R बराबर, ये दर्पण में पढ़ा ना, F बराबर R/2, F बराबर R/2, या फिर R बराबर आप 2F कह सकते हो, ये पढ़ाया है मैंने। ये मिरर में भी सही है और लेंस में भी सही है। तो यहाँ पे जितनी डिस्टेंस C से F1 की है, अगर यही डिस्टेंस यहां से और ले तो यहाँ पे, यहाँ कहीं पे ये वाला जो मिल गया, ये अब क्या मिल जाएगा, इस वाले पृष्ठ का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से नहीं दिखाएंगे, ओ से दिखा सकते हैं, लेकिन सी से चूंकि ऑप्टिकल सेंटर को पहले हमने दिखाया है तो C1 C2 लिखना फिर कंफ्यूजन होगा। बेहतर आप क्या करो, चूंकि आपको पता है कि जो रेडियस जो होता है वो 2F के बराबर होता है, और ये C से सेंटर से कहीं भी तुम मिला दोगे तो रेडियस मिलता है, यानी कि ये तो रेडियस है और वो इसके दूनी के बराबर होगा ना, इस वाली डिस्टेंस का डबल होगा, ये डबल होगा। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको F1 लिखो तो इसको 2F1 लिख दो, आप C1 C2 मत लिखो। अदरवाइज ये है क्या, ये इसका याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस इस वाले की दूनी होगी और ये फोकस अगर है तो इसका फिर इसका भी सेम, इसका डबल यहाँ पे चले आओ तो ये क्या मिल जाएगा, इधर आपको 2F2 मिल जाएगा या फिर C2 मिल जाएगा, है ना, C2 मिल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले पृष्ठ का। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको बराबर मार्क करनी है हर बार, लेकिन आपको याद रखना है कि चूंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह, ये C की तरह है, ये भी C की तरह है, ये C1 है, ये C2 है, लेकिन नहीं दिखा रहे क्योंकि C से ऑप्टिकल सेंटर दिखा चुके हैं। O डैश से दिखा सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है क्योंकि बुक्स में भी इसको 2F1 2F2 ही दिखाया है और आप भी 2F1 2F2 के थ्रू ही पढ़िए। क्यों ऐसा करा रहे हैं, क्योंकि इजी रहता है, आपको आसान रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज C1 C2 या फिर O डैश लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये लिखने का फायदा ये है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये क्या, ये फोकस और ये पूरा रेडियस, भाई इसको कहीं से भी आप, अगर इसको कहीं से भी आप पृष्ठ से मिला देंगे तो आपको रेडियस मिलता है, और रेडियस क्या है, रेडियस फोकस का दूना है, तो इस वाले डिस्टेंस का ये डबल होगा। ठीक है, ये डबल होगा। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये, जब भी बनाए तो मेजर करके बनाए। और देखो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर यहां से नाप रहे हैं पृष्ठ तो ये है, तो मैंने क्या कहा, ये थिन लेंसेस है, बहुत पतला है, ये गैप इतना नहीं जितना इसमें दिख रहा है, बहुत पतला है, इतना सा लेंस है, ये बीच में पता ही नहीं चलेगा कि कहां C है, कहां पे ये वाला पृष्ठ है। तो इसलिए
बार बार आपको समझाया गया कि थिन लेंसेज, तो कंफ्यूज मत करिएगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसके जो बीचों बीच वाला जो ज्वाइंट दिख रहा है वहीं से हम चीजों को नापेंगे, ठीक है। यानी कि कहां से नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। हम लेंस में याद रख लेना, लेंस में कोई भी चीज मेजर करेंगे तो ऑलवेज कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर सी से कुछ भी नापेंगे तो इसीलिए मैंने सी से ये एफ नापा, F1, तो इसका दूना जो होगा ये 2F1 और सी से F2 और इसका दूना होगा 2F2। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड इस पृष्ठ का हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले पृष्ठ का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। अब इस बात पे फोकस करते हैं केस 1 पे कि वस्तु कहां पे रखी हो, अनंत पे। तो ये अनंत पे यानी कि बहुत दूरी पे रखा हुआ है। अब चूंकि बहुत दूर हम अनंत पे रख रहे हैं तो यानी कुल मिला के मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है। सपोज दैट इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया AB, मान लो इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया AB, और ये याद रखना कि ये लेंस से कितने दूरी पे रखा गया है, अनंत दूरी पे रखा गया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है। अब देखो एक केस बनता है इसमें। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक चीज आपको नोट कर लेना है कि भाई कोई भी लेंस हो, जैसे दर्पण में होता था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पे मान लो F1, यहाँ पे जो भी है, और यहाँ पे तुमने वस्तु को रखा, तो जब प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट्स, तो याद रखना इसका जो पांव है वो हमेशा कहां पे होता है, मुख्य अक्ष पे होता है, मुख्य अक्ष पे। अब प्रतिबिंब लेंस के ऑपोजिट साइड में जहां भी बनेगा उसका सिर कहां पे होगा ये हम डिसाइड करेंगे, लेकिन पांव हमेशा कहां पे होगा, मुख्य अक्ष पे ही होगा। पांव हमेशा कहां पे होगा, मुख्य अक्ष पे ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इसको यहां पे आपने रखा तो ये मान लो एक AB है या फिर AB है, तो ये B कहां पे बनेगा वो हम देखेंगे रेज के थ्रू, किरणें कहां पे जाके कट करती हैं। लेकिन जो A होगा उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि A हमेशा कहां पे होगा, मुख्य अक्ष पे ही होगा। जहां भी इसका सिर होगा उसी के ठीक नीचे उसका पांव हो जाएगा, और ये पांव हमेशा मुख्य अक्ष पे ही होगा। और एक चीज और मैंने क्या कहा था कि अगर मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी का किसी मिरर में या फिर लेंस में अगर ये वाला हिस्सा आ गया और ये वाला हिस्सा, अपर पार्ट और लोअर पार्ट आ गया, तो बीच के सारे पार्ट तो आ ही जाएंगे। जैसे कोई मिरर है उसमें मेरा सिर आ गया, सिर, और मेरा पांव आ गया, पांव आ गया, तो बीच का तो सारा पोर्शन आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, पांव तो हमेशा मुख्य अक्ष पे बनेगा, हम केवल सिर की चिंता करेंगे कि उसका सिर कहां बनेगा, चेक करेंगे रेज के थ्रू, रेज जहां पे कट कर, भाई आपको भी पता है कि अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात जहां पे किरणें कट करती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो सिर का प्रतिबिंब कहां बनेगा वो देखेंगे। मान लो सिर का प्रतिबिंब, अगर ये सिर है, इसका प्रतिबिंब सपोज दैट यहां बना रेज के थ्रू, तो इसका पक्का है इसी के सीधे में इसका पांव यहां पे बन जाएगा, कहां पे, मुख्य अक्ष पे, ठीक है। और चूंकि पांव यहां बन रहा है, सिर यहां बन गया, तो बीच का तो यही बनेगा ना, ये बीच का जितना भी पोर्शन है वो इसके बीच में यही बनेगा। और ये सीधा है तो ये भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगर ये टेढ़ा है तो ये भी कैसा बनेगा, टेढ़ा बनेगा। यानी बीच में हमें बीच का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर पैर मुख्य अक्ष पे फिक्स हो गया। सिर का हम देख लेंगे, सिर कहां है, सिर जहां है वहीं से सीधी लाइन खींच देंगे, नीचे मुख्य अक्ष को मिला देंगे, वहीं पे बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए, तो यहां पे करते हैं। अब देखिए, हाँ, एक और पहले बात देख लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अब इसका जैसे ये बॉडी यहाँ पे, ये वाली बॉडी देखिएगा, ये बॉडी AB यहाँ पे रखी हुई है, AB, ठीक है। तो B का तो हमें चिंता नहीं है, B की तो चिंता हमें नहीं है, ये आपका लेंस था, B की चिंता नहीं है, लेकिन A की चिंता है, A कहां बनेगा वो देखना है। तो इसके सिर से हजारों लाइट्स निकल रही है, झुंड में, लाइट रेज हमेशा झुंड में निकलती है, तो यहां से हजारों लाइट रेज निकल रही है, ऐसे इस तरीके से हजारों लाइट रेज निकल रही है। अब ये झुंड में निकल रही है, लेकिन हमें इस पूरे झुंड से मतलब नहीं है, क्योंकि जस्ट पिछले क्लास में, इसलिए मैंने कहा कि जो लोग पिछली क्लास अटेंड नहीं किए प्लीज जाके पहले उसको अटेंड कर ले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये नहीं कि कुछ पढ़ाया कुछ छोड़ दिया, या फिर पहले ये पढ़ाया बाद में वो पढ़ाया, एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो यहां से मुझे क्या करना है, हमने आपको 3 रेस पढ़ाई है। एक जो मुख्य अक्ष से आएगी फोकस से जाएगी, दूसरी जो फोकस से लेंस के फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और तीसरी जो सी से आएगी वो सी से चली जाएगी। और इन तीनों में से कोई भी 2 रेज जहां पे कट कर जाएंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें केवल कितनी रेज पकड़नी है, 2 रेज, ठीक है, क्योंकि 2 जहां पे कट करेंगी, मैंने बताया पिछले लेक्चर में, आप जाके देखो, आपको बहुत ज्यादा डाउट क्लियर होगा अगर इन चीजों में डाउट आ रहा है। 2 किरणें जहां पे कट करेंगी, हजारों किरणें वहीं पे कट करेंगी, ठीक है। तो हमें इनमें से कोई 2 पकड़ना है अब अपनी सुविधा अनुसार, इनमें से कोई 2 रेस पकड़नी है अपनी सुविधा अनुसार। पहली बात कि वो झुंड में निकल रही है, वो हमारी मर्जी है कि उनमें से 2 कौन सा हम डिटेक्ट करते हैं। एक हम मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली पकड़ सकते हैं, एक हम फोकस से आने वाली पकड़ सकते हैं जो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है, और एक हम पकड़ सकते हैं जो सी से आएगी और सी से चली जाएगी। तो इनमें से कोई भी 2 हम पकड़ेंगे, और उनमें भी 3 टाइप है, 1 2 3, मुख्य अक्ष से समांतर वाली, फोकस वाली और सी वाली। 3 में से कोई 2 पकड़ेंगे, तो वो दोनों अपवर्तन के पश्चात जहां पे कट करेंगे वहीं पे बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ये सब मैंने दर्पण में एक्सप्लेन किया। दर्पण जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा, आप जाके प्लीज जाके पढ़ो। अगर आप पढ़ लोगे एक बार तो लेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, कि हमने दर्पण में भी मैंने आपको बताया था कि जब रेज इनफाइनाइट से आती है, कोई भी रेज जब इनफाइनाइट से आएंगी, जैसे सपोज दैट ये था, यहां से हजारों निकल रही है, ठीक है। अब ये अनंत से आ रही है, इस तरीके से आगे जाएंगी, ऐसे आगे जाएंगी, अनंत पे जाके क्या होता है ना, यहां पे वो जैसे लगता है कि समांतर है। यहां पे अगर कोई किसी की आंख हो, यहां से कोई उन रेस को देख रहा हो, तो यहां से देखने वाले व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि वो किरणें कैसी हैं, समांतर है। लेकिन वो समांतर नहीं है, एक्चुअली वो धीरे 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 बहुत कम एंगल से झुक रही है, झुकते 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 अनंत पे जब जा रही हैं, तो अनंत पे जाके तो एक सोर्स से निकल रही है, यहां से झुंड में निकल रही है। लेकिन यहां पे आदमी को एंगल फील नहीं होता, उसको लगता है कि किरणें कैसी हैं, समांतर है। जैसे सन से जो रेज आती है वो झुंड में निकलती है, बल्क में, ठीक है। अब वो सन से आते आते अनंत बहुत दूर से आ रही हैं, आते 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 जब अर्थ पे गिरती हैं तो हमें लगता है कि वो सभी की सभी किरणें कैसी गिर रही हैं, समांतर गिर रही हैं, ठीक है। तो बहुत, चूंकि एंगल धीरे 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 मतलब बहुत मामूली डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम डिटेक्ट नहीं कर पाते और हमको लगता है पैरेलल है, लेकिन पैरेलल होती नहीं है, वो कुछ एंगल पे होती है और अनंत पे जाके मिलती भी है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे तुम रखोगे, यहाँ पे इनफाइनाइट पे तो यहां से तो हजारों सोर्स निकल रहे होंगे, ठीक है, हजारों निकल रहे होंगे, लेकिन इनमें से दो रेज को पकड़ते हैं अपन लोग, दो रेज को पकड़ते हैं, एक जो सी से आएगी। वैसे एक काम अगर आप कर लो तो ज्यादा बेहतर है, ये जो आपका वस्तु है इसको थोड़ा सा अनंत पे है, इसको और ऊंचाई पे कर लो, ये ऐसे कर लो, इसका नाम रख दिया तुमने ए बी, ठीक है। तो यहां से झुंड में कितनी निकल रही है, इसमें से दो रेस पकड़ूंगा, एक पकड़ लो तुम इसके झुंड से निकलने वाली, एक पकड़ लो जो सी से होके जाती है, सी से। तो सी से अगर जाएगी स्टूडेंट्स, तो आप सभी को पता है कि सी से अगर कोई किरण आ रही है, ये पीछे से आ रही है, ठीक है, सी से आएगी तो सी से ही निकल जाएगी, सी से आएगी तो सी से चली जाएगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया है कि सी से आने वाली किरणों का अपवर्तन नहीं होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती हैं वो जैसे आती हैं वैसे निकल जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से एक हमने लिया, सी से आई और सी से निकल गई। एक रेज मैं पकड़ता हूं जो इसके प्रथम फोकस से होके आती है, जो कहां से होके आती है, इसके प्रथम फोकस से। प्रथम फोकस देखिए, ये आ गई, ये कहां से आ रही है, इसके प्रथम फोकस से। अच्छा, प्रथम फोकस से होके अगर आएगी तो आपको मैंने पढ़ाया कि फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, सिंपल है। तो इसको तुम कर दो मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब हो गई तो इन दोनों ने, ये दो रेज जो आ रही थी, जो यहाँ पे पैरेलल दिख रही है, पैरेलल नहीं है, ये एक्चुअल में इस सोर्स पे जाके कन्वर्ज हो रही है, यहां से झुंड में निकल रही है, लेकिन दो पकड़ा मैंने अपनी मर्जी से, एक सी से आ रही है, सी से चली जाएगी, F1 से आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जहां पे ये कट करते हैं, जहां पे ये कट करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छे से बनाना आप, ठीक है, ये यहाँ पे ये मान लो ये क्या है, F2 है, F2 है, और ये क्या था आपका 2F2 था, ऊपर लिख गया क्योंकि यहाँ पे इमेज बनाना मुझे। तो जहां पे कट किया वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब, और ये किरणें कहां से आ रही थी, ए से आ रही थी ना, इसके सिर से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सिर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सिर, और उसका नाम मान लो ए डैश है। और इस सिर को ऊपर ऐसे सीधे मिला दोगे, ऊपर इस तरीके से सीधे आप मिला दोगे, तो यहां कहीं पे सीधे मिला दोगे तो यहां कहीं पे क्या बन जाएगा, उसका पांव बन जाएगा। पैर का नाम था बी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी डैश बनेगा। यानी कि ये बन गया इमेज ए डैश बी डैश, इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, इमेज बना ए डैश बी डैश। ये सिर से आ रही थी ना, ये रेज कहां से आ रही है, ये सिर से आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे कट करती है, तो सिर का प्रतिबिंब बनेगा। और सिर को मैंने ऐसे बनाया, कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी तो बन सकता था, ऐसे सिर बना दोगे तो इसके नीचे पांव बनाओगे तो पांव कहां जाएगा, मुख्य अक्ष पे जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने कहा पांव हमेशा कहां बनता है, मुख्य अक्ष पे बनता है, तो इसको इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा और इसको ऊपर ही ले जाना पड़ेगा, और जहां पे कट करेगा वहीं पे बन जाएगा प्रतिबिंब, जहां पे कट करेगा वहीं पे बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। थोड़ा मैं और क्लियर बना देता हूँ, ये बहुत मतलब कई बार ये इस पेन चल गया तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष था, ओके, और यहाँ पे ये बना सिर, और ये ऐसे जाके यहाँ पे पांव बना दोगे, ये ए डैश था, ये क्या बनेगा, बी डैश, और ये जो पॉइंट था इसका नाम था F2, ठीक है, F2। तो बन गया आपका प्रतिबिंब, आपका प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब का नाम है ए डैश बी डैश। अब देखो तो पूछा था कि प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब कहां बना, तो आपको दिख रहा होगा ये कहां, ये कौन सी जगह है, ये है F2,
मतलब द्वितीय फोकस। ये कौन सी जगह है? F2 है, यानी कि द्वितीय फोकस है। तो पूछा था प्रतिबिंब कहां बना, तो आप कहोगे सर द्वितीय फोकस पे बनता है, लेंस के उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पे बनता है। अब मैं पूछूं कि बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, तो आप देखोगे ये इतना बड़ा है, देखो, और ये देखो ये छोटा बन गया ना, तो तुम कहोगे सर छोटा बन रहा है। अब पूछा जाए कि सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो देख लो यहाँ पे सिर ऐसे है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर ही सिर बनता तो कहते सीधा बना है। आप देख रहे हो कि ये क्या हो गया है, उल्टा हो गया, तो उल्टा बना है। और अगर मैं पूछूं कि वास्तविक बना है कि आभासी बना है, तो ये जो रेज आ रही है अगर अपवर्तन के पश्चात वास्तव में कट करती है तो वास्तविक बनेगा, और वास्तव में नहीं कट कर रही है, जस्ट आप इमेजिन कर रहे हो, तो इमेजिनरी बनेगा, आभासी बनेगा। आपको आभास हो रहा है कि शायद कट करेगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं कर रहा, तो आभासी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये किरणें वास्तव में आ रही है, उत्तल लेंस से अपवर्तन हुआ और वास्तव में कट कर रही है, वास्तव में कट करेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आप कह सकते हैं कि तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस नहीं बल्कि द्वितीय फोकस। इवन लेंस में जब भी मैं फोकस कहूंगा आप द्वितीय फोकस समझ जाना, क्योंकि द्वितीय फोकस ही इंपॉर्टेंट है। तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर उल्टा कॉमा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है, और ये रखने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको साफ साफ दिख रही हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो सिंपल सा ही केस था, डिस्कस हो गया। इसके बाद अनंत पे रखा है, अब अनंत से थोड़ा पास में लाएंगे, इसको कहां पे रखेंगे? लेंस के थोड़ा सा और करीब लाएंगे। अब अनंत और 2f1 के बीच में कहीं पे रखेंगे, फिर इसको 2f1 पे रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, फिर f1 पे रखेंगे, फिर f1 और c के बीच में रखेंगे, तब जाके हमारे सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। हर तरह के बनने वाले प्रतिबिंब की स्टडी हम कर लेंगे। फिलहाल इसको आप करिए, लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 है जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच स्थित हो। 2f1 एक्चुअल में C1 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेकिन फोकस का दूना इतना याद रखना आपको, आगे बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, देखिएगा। चलिए पहले इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। उत्तल लेंस की बात चल रही थी, तो यहां पे हमने बनाया, अरे गलत बन गया। आप अच्छे से बनाएंगे भाई, लेंस जितना अच्छा बनेगा, मुख्य अक्ष सीधा होगा, दूरियां नाप के बनेंगे तो फिगर सही बनेगा, अदरवाइज फिगर सही नहीं बनेगा आपका, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे ये हमने ये ज्वाइंट आपने दिखाया, ये मुख्य अक्ष था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर C था, यहाँ कहीं पे होगा F1, इसके डबल डिस्टेंस पे होगा 2f1, यहाँ कहीं पे होगा इसका द्वितीय फोकस F2, इसके डबल डिस्टेंस पे यहाँ कहीं पे होगा 2f2, दूना उसका। ठीक है, और इस बार कहां पे रखना है? जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच स्थित हो, यानी कि इधर कहीं पे इनफाइनाइट होगा बहुत दूर, और यहाँ कहीं पे मान लो वस्तु को हमने रख दिया, ये देखो ये मुख्य अक्ष था। ठीक है, तो ये पूरा अनंत है, ये अनंत और ये 2f1, इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं। मैंने लेंस के बहुत पास में रखा है, लेंस के पास में रखा, फिगर अच्छा बनता है उससे, तो मैंने यहाँ पे वस्तु को रखा है। मान लिया इस वस्तु का नाम क्या है? AB है। मान लिया इस वस्तु का नाम क्या है? AB है, AB। ठीक है, AB। तो अब देखते हैं कि जब अनंत और 2f1 के बीच में कहीं पे भी, यानी कि लेंस के पास में रखना है, अनंत पे तो हम रख ही चुके हैं, पास में लाएंगे, पास में हमने वस्तु को रखा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हमें चिंता है सिर की, हमें चिंता किसकी है? सिर की। इसके हेड से आने वाली रेज को स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अपवर्तन के पश्चात कहां पे कट करते हैं, क्योंकि पांव तो हमें पता है मुख्य अक्ष पे ही बनेगा। मेरा मुख्य अक्ष थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप सीधा बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, थोड़ा बोर्ड भी मेरा वैसा है, पर कोई नहीं, हम चला लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट आप सीखिए, बाकी चीजें मैनेज हो जाएंगी। चलिए, तो एक रेज ले लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से। आप सभी को पता है अपवर्तन होगा ना, आगे लेंस के दूसरी साइड में जाएगी अपवर्तित होकर, और कहां से निकलेगी? इसके द्वितीय फोकस से होकर निकलेगी। तो निकाल दिया, इसके कहां से निकाला हमने? द्वितीय फोकस से। ये F2 से होकर निकल जाएगी। और एक रेज होती है स्टूडेंट्स, एक रेज इसके सिर से
इसके सिर से बल्क में हजारों निकल रही होंगी, लेकिन हमें दो पकड़ना है। एक तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पकड़ ली जो फोकस से जाती है। अब एक मैं पकड़ूंगा जो सी से आएगी, जो कहां से जाएगी, सी से आएगी। और आपको पता है अगर सी से आएगी तो सी से निकल जाएगी, मतलब उसके रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन के पश्चात वो अपना रास्ता नहीं बदलेगी, जैसे आएगी वैसे निकल जाएगी। लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया मैंने। जहां पे कट करेगी, ये देखिएगा थोड़ा सा मेरा गलत हो रहा है क्योंकि मतलब ये मैं फिगर थोड़ा सही बना नहीं पा रहा हूं ना, ये सब डिस्टेंसेस नाप के मेरा बन नहीं पा रहा है, इसलिए अदरवाइज ये एकदम एग्जैक्ट वही बनेगा जहां मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सी से आई और ऐसे ही सी से निकल गई। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आई थी तो फोकस से निकली थी। कौन सा फोकस था, ये द्वितीय फोकस F2 और सी से F2 इससे डबल डिस्टेंस पे 2F2 होगा। तो यहाँ पे ये किरणें, ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जहां पे कट करती है वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। और चूंकि ये सिर था तो यहाँ पे बनेगा सिर, और चूंकि पांव आपको पता है मुख्य अक्ष पे जाना है तो सिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा। इसको सीधा ऐसे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कहीं पे क्या मिल जाएगा, पांव। क्योंकि मैंने कहा था अगर ये सीधा है तो ये चीजें तो कैसी बनेंगी, सीधी ही बनेंगी। ये प्रैक्टिकली भी देखा गया। प्रैक्टिकली आप जबकि भी लेंस से अपवर्तन होता है, चश्मे में लेंस होता है या फिर कोई भी अदर लेंसेज जो भी होते हैं जहां पे अपवर्तन के पश्चात वो इमेज बनती है, तो इमेज छोटी या बड़ी बनेगी, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनती है। ऐसा नहीं कि वो टेढ़ी मेढ़ी बन गई। ठीक है, जैसी है वैसी ही बनेगी। तो हमें पता है कि सिर यहाँ पे बन गया, पांव यहीं पे बनना है, तो इसके बीच का जो भी होगा वो पक्का है उसके बीच में डॉट 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 उसके बीच में बन रहा होगा। ठीक है, हम मान रहे हैं कि सिर बन गया, पांव बन गया, तो उसके बीच की सारी चीजें वहां पे भले छोटे में लेकिन वो बन रही है। ठीक है, हमें एक एक पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। सिर का बना लिया, पांव कहां बन रहा है, मुख्य अक्ष पे बन रहा है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, ओके चलिए। तो यहां पे सिर अगर बना है तो ये ए डैश बनेगा, और इसको सीधे हमने यहां पे मिला दिया। ये यहां पे बीचों बीच में क्या बनेगा, बी। इसका पांव है तो ये बी डैश बनेगा। बन गया आपका इमेज, ए बी का इमेज बन गया ए डैश बी डैश, ए बी का इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अब देखिए कैसा बना है, चलिए बताइए। सीधा की उल्टा, आप सभी को दिख रहा होगा उल्टा। कहां पे बना है, F2 और 2F2 के बीच में। कहां पे बना है, द्वितीय फोकस और उसके दूना दूरी 2F2 के बिल्कुल बीचों बीच में। और फिर मैं पूछूंगा कि वास्तविक है कि आभासी। आप कहोगे वास्तव में कट करेंगे तो वास्तविक है। फिर मैं कहूंगा छोटा बना है कि बड़ा बना है, तो आप यहां से मेजर करोगे। आप यहां से मेजर करोगे तो आप देखोगे कि ये छोटा है। यहां से आप ये जब स्केल से मेजर करना, तो आप देखोगे कि ये वास्तविक से थोड़ा सा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आ रही बात समझ में, वास्तविक से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, ओके। तो यहां पे लिख दीजिए इसकी प्रॉपर्टी कैसा बनेगा, वो लिख दीजिए। तब वस्तु का प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच में, F2 व 2F2 के बीच में उल्टा कॉमा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और चीजें कैसे बन रही हो आपने देखा भी होगा। और बी केयरफुल, ये आप जो लेंस बनाना ना, आप क्या करना, देखो आपको एक्चुअल बनाना कैसे है। आप लेना लंगड़ा प्रकार लेना, ऐसे यहां पे रखना लंगड़ा प्रकार, और इस तरीके से एक कर्व बनाना। और जहां पे तुमने लंगड़ा प्रकार रखा है ना, इसको तुम सबसे पहले क्या करना, इसको 2F1 मान लेना, और फिर वही लंगड़ा प्रकार इधर कहीं पे रखना, इधर कहीं पे, और ये वाला कर्व बनाना, ये वाला। और जहां पे लंगड़ा प्रकार का नोक रखोगे ना, वहां पे तुरंत तुम 2F2 बना देना। और जैसे ही ये कर्व बन जाए, इसके बीच का वो ज्वाइंट आपको दिखाना, अपर्चर दिखाना, और क्या करना, यहां से ऑप्टिकल सेंटर जैसे ही सी मिले। अब चूंकि इसको और इसको 2F1 और 2F2 मार्क कर लिया था, इसको स्केल से मिला लेना। अब क्या करना, जैसे स्केल से मिलाओगे और ये अपर्चर तुमने डॉट 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 बनाया होगा, तो जहां पे कट मारेगा वो ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अब ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में एकदम बीचों बीच की लंबाई नापना, और वहां पे लिख देना F1, और फिर C और 2F2 के बिल्कुल बीचों बीच की लंबाई नापना, उसको टिक लगाना और वहां पे लिख देना F2, और उसके बाद फिर 2F1 के पीछे कहीं बड़ी सी वस्तु रखना। और जैसे मैंने इमेज बनाया ये वाला, जैसे मैंने बनाया मुख्य अक्ष के समांतर, फिर द्वितीय फोकस से भेजना, सी से आएगी, सी से अपने आप तुम देखोगे F2 2F2 के बीच में ही बनेगा, अपने आप देखोगे कि छोटा ही बनेगा और वास्तविक ही बनेगा। ठीक है, यहां पे वास्तव में कट करेंगे, सब कुछ ऐसा ही होगा, एकदम नीट एंड क्लीन फिगर बनेगा। बट
कंडीशन क्या है, जैसे मैंने बताया वैसे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यूज करना आप लंगड़ा प्रकार का, लंगड़ा प्रकार से बनाओगे मस्त फिगर बनेगा, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए मैं थोड़ा सा यहां से स्पेस देता हूं आपको, फटाफट लिखिए फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने लिख लिया होगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज जो भी लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो मेरे को मैसेज करें, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो यार, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, बहुत पछताओगे बाद में, बता रहा हूं मैं। पर जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सानिया सिंह अगेन वेल डन। और कक्षा 10 में अभी तक कोई मुझे मिला नहीं है। भूमिका यही कहूंगा कि ठीक ठाक पर मेहनत नहीं हो रही है। नेहा ठीक ठाक पर वो मेहनत नहीं हो रही है। बाकी स्मिता है, पूनम है, ठीक ठाक मेहनत नहीं हो रही है। तो जिस दिन मेहनत होगी उस दिन मैं कहूंगा कि बेटा आप मेहनत कर रहे हो, आप अच्छा कर सकते हो। पर अगर आज आप नहीं कर रहे हो, आज आप एवरेज स्टूडेंट की तरह व्यवहार करो, तो मैं यही कहूंगा कि आप अभी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिन बच्चों के पास किताब है, जो बच्चे किताब खरीद के ला चुके हैं, उनके पास बुक है, उस बुक में इतना काम है करने को कि अगर आप करो तो आपको पूरा दिन निकल जाएगा। आपको इतनी कड़ी मेहनत और इतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। यहां तक कि जो बुक हमने आपको रिकमेंड किया वहां पे तो मतलब अरिहंत वाली किताब में तो सब कुछ, इतने सारे सवाल, इतने सारे सॉल्यूशंस, इतनी सारी चीजें करने को क्या क्या है समझाता मैं हुई। दिक्कत कुछ नहीं है, बशर्ते आप कर नहीं रहे हो। जब तक आप बैठोगे नहीं, आप खुद से पेन नहीं चलाओगे, आपका काम नहीं होने वाला है। तो प्लीज आप पढ़ना शुरू कर दो। बट हाँ, ये कुछ बच्चे हैं, लड़कों में तो मैं किसी का नाम लेना ही नहीं चाहता हूं, संगम, विक्की और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं और पढ़ रहे हैं कि कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ जिंदगी में करना है कि नहीं करना है, वो मुझे तो अंदाजा नहीं लग पा रहा है। और हाँ, पर क्लास 9 से सानिया वेल डन, बहुत अच्छा किया बच्चे, मेहनत करो ऐसे ही। और चूंकि लेक्चर लंबा हो रहा है तो मैं लंबा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। तो बाकी की चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।